Good morning, students. We are reading our first lesson, Democracy from Social and Political Life, in our SST book, and we have read about important points of this lesson. And now we will start this lesson from very first. तो स्टूडेंट हमने डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, तीन तरह की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। और आज हम डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, मोनार्की के बारे में जानेंगे, डिक्टेटरशिप के बारे में जानेंगे। कल हमने इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिफाइन किया था, आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। और आप अपनी बुक के पेज नंबर 135 से इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपको दोबारा से लेसन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और आप स्क्रीन पर जो आपको मैटर दिखाई दे रहा है उसको लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करनी है, फिर आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। In any society, the interest and problems of a vast number of its members cannot be the same. आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो आदमी रहते हैं उन सभी की का इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती। सब के सब किसी एक चीज़ को पसंद नहीं करते, सबकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सेम नहीं होती। मीन्स कहने का ये है कि सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं और सबकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं। ये तो आप अपनी सोसाइटी में देखते ही हैं। द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग पीपल और ग्रुप्स कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉलेसनेस। और इस तरह से इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स का अलग अलग होना, इससे क्या होता है, इससे लड़ाई झगड़ा और लॉलेसनेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉलेसनेस का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा और जो कानून है वो बिगड़ जाता है, कानूनी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो इन सच ए सिचुएशन माइट कैन बी द राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पूरे देश में माइट इज राइट वाली जो कहावत होती है, प्रोवर्ब होती है, वो सच हो जाती है। क्योंकि कोई किसी की मानेगा नहीं, कोई कानून नहीं होगा तो सब अपनी मर्जी से काम करेंगे। और माइट इज राइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ज्यादा ताकतवर होगा वही अपना हुक्म चलाएगा, यानी कि वही अपनी मनमानी करेगा। सो टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर टू एंश्योर कोऑपरेशन अमंग द पीपल, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए, सहयोग की भावना बनाए रखने के लिए लोगों में, टू मेक कलेक्टिव डिसीजंस एंड टू गेट थिंग्स डन। तो एक ही डिसीजन लिया जा कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं इकट्ठा होकर के। ए नीड फॉर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट, और इन सभी चीज़ों के लिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस की गई कि भाई माइट इज़ राइट वाला जो फॉर्मूला है, जो प्रोवर्ब है, वो सच ना हो, इसलिए हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज गवर्नमेंट। इसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सरकार के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर तीन मेन टाइप्स होती हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो तीन तरह की होती है, जिसको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में भी पढ़ चुके हैं। विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। दीज इम्पोर्टेंट सिस्टम्स ऑफ पावर्स आर डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। तीन तरह की गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, एक तो डेमोक्रेसी, दूसरी क्या होती है मोनार्की, और तीसरी क्या होती है डिक्टेटरशिप। तो हम अब इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी मैंने आपको कल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में भी बताया था। डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है हिंदी में। लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है ये भी टू वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। इसी तरह हिंदी में लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है लोगों का, और
जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं हम शासन। तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोगों का शासन। तो इसी तरह से इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो टू वर्ड से मिलकर बना है। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो डेमोक्रेसी जो है इसके बारे में हमें पता लग गया कि डेमोक्रेसी किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और इसको किस वर्ड से बनाया गया है, डेमोक्रेटिया वर्ड से बनाया गया है। ग्रीक लैंग्वेज के डेमोक्रेटिया वर्ड से बनाया गया है। विच मीन्स डेमोस, जिसका मतलब होता है डेमोस। डेमोस क्या होता है, डेमोस होता है द पीपल, और क्रेटिया मतलब पावर और रूल। तो डेमोक्रेसी, ये डेमोस क्रेटिया, ये दो वर्ड्स मिलकर के बनाते हैं डेमोक्रेसी को, और दोनों का मतलब क्या होता है, द पीपल और पावर और रूल। मीन्स जो है ये क्या है कि भाई जो हमारा हिंदी में लोकतंत्र होता है इससे मिलता जुलता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि लोकतंत्र लोगों का शासन, और डेमोस प्लस क्रेटिया का मतलब क्या होता है, पीपल और पावर और रूल। तो दोनों का मतलब यही होता है कि लोगों का शासन, वही डेमोक्रेसी होता है। नेक्स्ट आगे, thus democracy is a form of government in which people have a voice in the exercise of power, typically through elected representatives। तो डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों के पास पावर होती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अपनी आवाज उठाने की। यानी कि लोग जो हैं वो शासन में भाग लेते हैं, या शासन जो है वो लोगों के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन वो कैसे चलाया जाता है, उनके द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीधे मतलब जो रूलिंग पार्टी के जो लोग होते हैं उनसे बातें ना करके क्या करते हैं, हम अपने एरिया के इलेक्टेड जो एमएलए एमपीज होते हैं उनसे बातें करते हैं। यानी कि हमारा जो इलेक्टेड एमएलए होता है वो हमारी बातें आगे तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, लोगों के हाथ में पावर होती है अपनी आवाज उठाने की या अपनी बात कहने की। In some simple words, democracy means a rule by the common people। अब डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ए रूल बाय द कॉमन पीपल। के एक क्या होता है कि जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, कॉमन पीपल के द्वारा। कॉमन पीपल कौन, हम लोग, यानी कि हमारे द्वारा ही शासन चलाया जाता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। और डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यानी कि एमएलए एमपी जो चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इसलिए वो किसके रिप्रेजेंटेटिव हुए, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हुए। तो पीपल आर सुप्रीम। डेमोक्रेसी में कौन होता है सुप्रीम, सबसे ऊपर कौन होता है, पीपल। नोबडी और इंस्टीट्यूशन इज अबव देम। लोगों से ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होता। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल एंड ओनली द पीपल कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। गवर्नमेंट जो होती है उसको लोगों को जवाब देना पड़ता है, लोगों के प्रति वो आंसरेबल होती है। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो लोगों के पास पावर होती है उसको चेंज करने की, लेकिन वो अपनी मर्जी से उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकते। कैसे करते हैं चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के। जैसे अब हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, बीजेपी से अगर लोग नाराज हो जाते हैं तो उनके पास पावर होती है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा तो उसमें वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो लोगों के हाथ में पूरी पावर दी गई है। इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस।
लोगों ने ही गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की पावर दी गई है। गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? हमारे द्वारा ही बनाई जाती है। जो हम अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज करके, यानी कि जो वोट डालने का अधिकार हमें दिया गया है, तो वोट डालने का अधिकार, जो वोट डालता है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वोट डाल करके। और वोट डाल करके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जाते हैं, उन्हीं के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस। ये वे ऐसा किसके द्वारा करते हैं? इलेक्शंस के माध्यम से करते हैं। इन विच इलेक्टर्स वोट फॉर ए गवर्नमेंट फ्रॉम ए रेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें क्या होता है, इलेक्टर्स जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे करके गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे अब एट प्रेजेंट बीजेपी सरकार बनी हुई है, तो वो किसने बनाई है? लोगों ने ही बनाई है। पार्टी को वोट दे करके उसको बनाया गया है। इनफैक्ट पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स और कैंडिडेट्स एंड इलेक्ट देम। लेकिन क्या होता है कि लोग जो है ना वो अपने एरिया वाइज किसी भी पर्सन को, किसी भी कैंडिडेट को वोट दे करके उसको इलेक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि अपने एरिया से किसी एक कैंडिडेट को चुन करके भेजते हैं। दीज इलेक्टेड पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट बाय दिस सिस्टम। और इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने के लिए बाय दिस सिस्टम। यानी कि इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए इस सिस्टम के द्वारा। द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो गवर्नमेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है? लोगों के प्रति होती है, क्योंकि लोगों ने ही उसको बना करके भेजा है। और लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तो लोग उसको नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा से हरा देंगे। इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। और इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने कार्यों के बारे में। डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। सरकार को क्या करना पड़ता है? लोगों के सामने अपने कार्यों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, अपने एक्शंस के बारे में बताना पड़ता है कि भाई आगे वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। और अपने डिसीजंस को भी लोगों के सामने डिफेंड करना पड़ता है, यानी कि लोगों को दिखाना पड़ता है कि भाई हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से मोस्टली कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री अपना इंडिया ही है। यूएसए भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर कौन सी गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो ज़्यादातर देशों में कौन सा गवर्नमेंट बनाई गई है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाया गया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को माना गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यूएसए जो है वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, श्रीलंका जो है वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बांग्लादेश है वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस तरह से क्या है कि भाई बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में शामिल किए गए हैं, या आज भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनके पास बनी हुई है। उसके बाद आता है मोनार्की। मोनार्की, इसके बारे में भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। द वर्ड मोनार्की हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनार्किया। जैसे हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेसी जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है और मोनार्की भी उसी तरह से एक ग्रीक वर्ड है। और ये ग्रीक वर्ड कौन सा है? मोनार्किया, जिससे मोनार्की वर्ड बना है। यानी कि ग्रीक वर्ड मोनार्किया से क्या बना है? मोनार्की, विच मीन्स द रूल ऑफ वन। और मोनार्किया का मतलब क्या होता है? एक का शासन। द रूल ऑफ वन का मतलब एक का शासन। एक का शासन मतलब जैसे हमारे यहाँ पर पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा जो था वो अपनी मर्जी से काम करता था, तो किसका शासन हुआ? एक का शासन हुआ, यानी कि राजा की ही चलती थी। तो राजा जो था वो क्या होता था? मोनार्की होता था। वैसे तो डिक्टेटरशिप में भी
एक की ही चलती है, यानी कि एक ही आदमी अपनी मनमानी करता है, लेकिन वो दूसरों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो पावरफुल होकर के, यानी कि अपनी पावर का यूज करके शासन करता है। लेकिन मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, मोनार्की सिस्टम में केवल जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं वही शासन करते हैं, वही रूल करते हैं। इट इज ए गवर्नमेंट बाय ए sovereign हेड ऑफ ए स्टेट। sovereign हेड ऑफ ए स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है इसका एक ही शासक होता है, हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि गवर्नमेंट चलाने वाला जो सोवरन मतलब क्या होता है, शासक। सॉवरेन हेड कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट केवल राजा ही होता है, स्पेशली ए किंग, क्वीन और एम्परर। तो राजा कौन होता है, या तो किंग होता है, क्वीन होता है, या एम्परर। एम्परर भी क्या होता है, सम्राट, जिसको राजा बोलते हैं। इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन। मोनार्की सिस्टम क्या होता है, अगर आपको मोनार्की की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो आप इस लाइन को बता सकते हैं कि इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन। कि जो रॉयल फैमिली का जो हेड होता है वही हेड ऑफ द नेशन होता है। द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज और क्लोजेस्ट रिलेटिव, मोस्टली द एल्डर्स सन। इसके बारे में हम कल भी पढ़ चुके हैं कि जो मोनार्क और किंग यानी कि जो राजा होता है, रानी होती है, वो किसकी सक्सीडेड होती है, किसका उत्तराधिकारी होते हैं, अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव के। ज्यादातर क्या होता है, राजा का जो बड़ा बेटा होता है वही हेरेडिटरी सक्सेशन में आता है, यानी कि राजा का उत्तराधिकारी बनता है। इन दिस सिस्टम द मोनार्क टेक्स डिसीजंस एंड रन्स द गवर्नमेंट। इस सिस्टम में क्या होता है, मोनार्क जो है वो डिसीजन लेता है और सरकार चलाता है विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स। तो इसमें मोनार्क जो है, राजा जो है वो क्या करता है, अकेला काम नहीं करता, और राजा जो है वो अकेला काम कर भी नहीं सकता। जैसे एट प्रेजेंट हम एग्जाम्पल ले ले, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्या अकेला पूरे देश को संभाल सकता है, पूरे देश के काम कर सकता है? उसको अपनी हेल्प के लिए क्या चाहिए, कुछ मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालना है, वो कौन संभालेगा, एजुकेशन मिनिस्टर संभालेगा। रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो कौन संभालेगा, रेलवे मिनिस्टर संभालेगा। तो इस तरह से जो मिनिस्टर्स हैं उनका एक ग्रुप जो है वो राजा के साथ काम करता है। साथ में उनके कौन होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। द किंग और द क्वींस डोंट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन। लेकिन जो राजा या रानी होते थे उनको, जैसे डेमोक्रेसी में हमने देखा कि जो गवर्नमेंट हेड होता है उसको क्या होता है, लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। लेकिन मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजा या रानी को अपने कार्यों के बारे में पब्लिक को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं होती। नाइदर डू दे हैव टू डिफेंड देयर डिसीजंस इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। और ना ही वो कोई भी डिसीजन लेते हैं उनके बारे में बताने की जरूरत होती कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है। इसका उल्टा अगर डेमोक्रेसी होता तो डेमोक्रेसी में लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही पड़ती। अब जो मोनार्की सिस्टम है वो कौन कौन से कंट्रीज में है, तो वो है मोरक्को में, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में आजकल मोनार्की सिस्टम अपनाया गया है। उसके बाद है डिक्टेटरशिप। इन ए डिक्टेटरशिप पीपल हैव नो राइट। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। तानाशाही का मतलब क्या होता है, एक आदमी की चलना, यानी कि एक आदमी अपनी मन मर्जी से काम करता है, उसी में डिक्टेटरशिप शामिल होती है। यानी कि पूरे देश को, पूरी कंट्री को एक ही आदमी अपने मनमाने ढंग से चलाता हो, उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। यानी कि लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती हो, उसको डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। तो लोगों को इसमें कोई अधिकार नहीं होता, कोई पावर नहीं होती उनके हाथ में, और पावर होती है तो केवल एक ही आदमी के पास होती है। दैट इज देयर इज ए सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट पावर्स।
तो यहाँ पर एक ही शासक होता है जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर आइदर थ्रू ए मिलिट्री टेक ओवर बाई सीजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूलर। तो जो जितने भी डिक्टेटर हुए हैं उनमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग रूलर होता है उस टाइम का जो भी शासक होता है उसकी लीडरशिप को छीन लिया जाता है और मिलिट्री पावर का यूज करके वो वहाँ का राजा बन जाता है। इन दिस सिस्टम सिटीजन्स कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स मेथड ऑफ फंक्शनिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, सिटीजन्स जो है ना वो अपने क्वेश्चन उठा नहीं सकते गवर्नमेंट के बारे में कि ये क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। यहाँ पर लोगों को कोई अधिकार नहीं होता सरकार के बारे में पूछने का, एंड इट्स मेथड ऑफ फंक्शनिंग, और ना ही उसके कामों के बारे में पूछने का कोई अधिकार होता है। ए सिटीजन इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेट। नागरिक जो है वो अपने भाग्य का मालिक नहीं होता, एंड इज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द डिक्टेटर, और लोगों को तानाशाह की जो दया होती है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कि उसकी इच्छा पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसा वो कहेगा वैसा ही करना पड़ता है। जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान एंड सद्दाम हुसैन ऑफ इराक वर एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटर्स। पाकिस्तान में भी इसके एग्जाम्पल रहे हैं। परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के ये मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर का यूज करके पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान का जो शासन था उसको अपने हाथों में ले लिया था और अपने मनमाने ढंग से पाकिस्तान को चलाना शुरू कर दिया था, यानी कि पाकिस्तानी जो सिस्टम था उसको अपने मनमाने ढंग से वो चला रहा था। सद्दाम हुसैन ने इराक में ऐसे ही डिक्टेटरशिप हासिल की थी, यानी कि अपनी मिलिट्री पावर का यूज करके वहाँ के पीएम को या वहाँ का जो रूलर होता है उसको हटा दिया जाता है और वहाँ का जो शासन है वो अपने हाथों में ले लिया जाता है। और पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही रहता है, जो मिलिट्री शासन है, मिलिट्री रूल है, उसको बार बार एक्टिवेट कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। जैसे ही इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी उसके बाद से कई बार पाकिस्तान में मिलिट्री रूल जो है उसको शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर एट प्रेजेंट बात करते हैं तो एट प्रेजेंट वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई है, यानी कि वहाँ पर आजकल प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान जो हैं वो काम कर रहे हैं। A dictator is a ruler who has complete power over a country and the power has been gained by force। जो डिक्टेटर होता है वो एक ऐसा रूलर होता है जो पूरी की पूरी पावर को अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि अपनी शक्ति का प्रयोग करके पूरी की पूरी पावर को वो अपने पास से ले लेता है। तो आप 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अपनी बुक से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल दिखाई देते हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे, और अंडरलाइन करके वीडियो को दोबारा से देखेंगे और आप पता लगाएंगे कि मैंने इस वर्ड का मीनिंग क्या बताया है। तो आप अंडरलाइन करके अपनी बुक में नोट कर सकते हैं पेंसिल से कि किस वर्ड का मीनिंग क्या बताया गया है। इससे आपको लेसन में समझने में आसानी रहेगी। तो आप 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी याद करेंगे। आप अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट से भी याद कर सकते हैं, और जो मैटर हमने पढ़ा है इससे भी आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो बाकी जो लेसन बचता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस लेसन को यहाँ तक पढ़िए, इन 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़िए। थैंक यू।